आईना। सुनील, मैंने पूरे जीवन की कमाई नेहा की पढ़ाई में लगा दी। मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है, शिव नारायण जी ने कहा। अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। बस पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की चाहिए जो जीवन के हर हालात में साथ निभा सके। शिव नारायण जी को टोकते हुए सुनील ने कहना जारी रखा। नेहा ने तो अंग्रेजी में पीएचडी की है, पर मैंने बस बीएससी की है और सहायक केमिस्ट की नौकरी करता हूँ। संपत्ति के नाम पर मेरे पास फैक्ट्री से मिला फैक्ट्री का ये आवास है। सुनील बेटा, संपत्ति की कोई बात नहीं। हम नेहा के लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं जो ईमानदारी से दो रोटी कमा सके। और तो और बेटा, नेहा ने भी पीएचडी की है। जरूरत पड़ने पर वह भी जॉब कर सकती है, शिव नारायण जी ने कहा। शिव नारायण को गंभीरता से सुनकर सुनील ने कहा, ठीक है, पर शादी के लिए नेहा की मर्जी भी पूछ लीजिएगा। क्या पीएचडी की हुई नेहा बीएससी पास लड़के के साथ शादी करना चाहेगी? उसे कोई हिचक तो नहीं होगी? जरूरत के वक्त शहर में पढ़ी लिखी नेहा गांव में मेरे साथ रह पाएगी। मेरी बेटी हर हालत में खुश रह सकती है, बशर्त उसे प्यार और सम्मान देने वाला पति मिले। बेटा, तुम्हें दहेज नहीं, संस्कार युक्त जीवन साथी चाहिए। यदि तुम्हारे पिता रामपाल जी की कोई मांग हो तो पूछ के बता देना। यदि हमारे सामर्थ्य में रहा तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। शिव नारायण ने लंबी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म की। इतने पर सुनील ने हाथ जोड़ कहा, अरे नहीं, पिताजी बड़े सिद्धांतवती है, मैं उन्हें जानता हूँ। वह दहेज शब्द का नाम भी नहीं लेंगे। आपको ऐसा कुछ लगे तो बताइएगा, मैं पिताजी से बात करूंगा। नेहा की शिक्षा इत्यादि को देख पिताजी मान जाएंगे, लेकिन समय निकालकर आप एक बार रमेश चाचा के साथ बलिया जाकर मेरा पुश्तैनी गांव घर देख आइए और पिताजी से मुलाकात भी कर लीजिए। इतने में शिव नारायण ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा था कि इसी रविवार बेटे के साथ बलिया चला जाऊं और रिश्ता पक्का कर आऊं। ठीक है अंकल, जैसा भी निर्णय हो आप रमेश चाचा या मुझे बता दीजिएगा, सुनील ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, आगे फोन पर हमारी बात होती रहेगी। इतना कहते ही शिव नारायण जी अपने कार की तरफ चल पड़े। अगले बुधवार को सुनील को शिव नारायण जी का फोन आया। बेटा सुनील, मैं शिव नारायण बोल रहा हूँ, नेहा का पापा। जी अंकल, नमस्ते। कहिए, कैसे हैं और कैसा लगा आपको मेरा गांव घर? पिताजी से क्या बात हुई आपकी? उत्सुकता से सुनील ने पूछा। उधर से शिव नारायण ने कहा, बेटा, तुमने जैसा बताया था वैसा पाया हमने सब कुछ। आपके पिताजी भी काफी सज्जन व्यक्ति लगे और खूब आदर सत्कार किया उन्होंने हमारा। पर सुनील, उधर से आवाज न आता देख सुनील ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पर क्या अंकल, जो भी हो आप निसंकोच कहिए। कुछ नहीं बेटा, सब कुछ पसंद आया हमें, लेकिन नेहा के मामा को गांव वाला आपका घर सही नहीं लगा। पुराने जमाने के खपरेल जर्जर अवस्था के मकान, और तो और नेहा के मामा कह रहे थे कि शहर में पली बड़ी नेहा वहां एक दिन भी नहीं रह पाएगी। शिव नारायण के इतना कहते ही रमेश बोल पड़ा, अंकल, ये सब मैं पहले ही बता चुका था, फिर अब इन बातों को लेकर? हाँ बेटा, तुमने सब बताया था, पर नेहा के मामा को तुम्हारे गांव का मकान पसंद ना होने के कारण हम रिश्ता नहीं कर सकते, शिव नारायण जी ने कहा। कोई बात नहीं अंकल, नेहा के मामा को लगता है कि शहर में पली बड़ी नेहा एक दिन भी वहां नहीं रह सकती, तो मैं भी जीवन साथी के रूप में नेहा का चयन करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राजा के घर में पली बड़ी मैया सीता जरूरत आने पर अपने पति के साथ 14 साल वनवास में गुजर सकती है, पर नेहा जीवन संगिनी के रूप में मेरे नए मकान बनने तक साल की गिनी चुनी छुट्टियों मेरे साथ गांव के पुराने मकान में नहीं गुजार सकती। सुनील ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अंकल, मैंने अपने पिता के स्वभाव सिद्धांतों को भली भांति जानते हुए आपको भरोसा दिलाया था कि मेरे पिता दहेज की मांग कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद आपने नेहा को उसके मामा की नज़रों से देखे बिना ही मुझसे कह दिया था कि नेहा को सम्मान और प्यार मिले, वह हर हालात में खुश रह लेगी। उधर दूसरी तरफ चुपचाप फोन काटते हुए शिव नारायण जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि सुनील उनके कहे शब्दों को नहीं कर रहा, बल्कि उनके कहे हुए शब्दों से उन्हें ही आईना दिखा रहा है।
सुनील की बातों के बाद शिव नारायण जी देर तक फोन हाथ में पकड़े बैठे रहे। कमरे की दीवार पर टंगी नेहा की पीएचडी की डिग्री जैसे उन्हें घूर रही थी। क्या सच में उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया था या सिर्फ ऊंचा ओहदा दिलाया था? उसी शाम नेहा ऑफिस से लौटी। पिता का बुझा हुआ चेहरा देख वह चौंक गई। पापा, क्या हुआ? शिव नारायण ने हिचकते हुए पूरी बात बता दी। गांव, मामा की आपत्ति और सुनील के शब्द। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, तो आपने रिश्ता तोड़ दिया? मेरे लिए या मामा के लिए? यह सवाल शिव नारायण जी के दिल में किसी तीर की तरह लगा। बेटा, हम तो बस तुम्हारी भलाई चाहते थे। भलाई या सुविधा? नेहा ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। जिस आदमी ने दहेज नहीं मांगा, जिसने मेरी पढ़ाई का सम्मान किया, जिसे मेरे आराम से ज्यादा मेरे साथ निभाने की चिंता थी, उसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका घर पुराना था। शिव नारायण निरत्तर थे। नेहा की आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस एक ठहरी हुई दृढ़ता। पापा, आपने मुझे पीएचडी इसलिए नहीं दिलवाई थी कि मैं किसी की मकान के दीवारें गिनूं। आपने मुझे इसलिए पढ़ाया था कि मैं अपने जीवन के फैसले खुद ले सकूं। उस रात नेहा ने खुद सुनील को फोन किया। नमस्ते सुनील जी, मैं नेहा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। जी कहिए। मैं जानती हूँ आज आपके शब्दों ने मेरे पापा को चुबा दिया है, पर सच कहूँ वे मुझे उससे ज्यादा चुभे हैं। अगर आप अब भी चाहे तो मैं वो लड़की हूँ जो जरूरत पड़ी तो खपरेल घर में भी अपना संसार बना सकती है। सुनील की आवाज धीमी हो गई, पर उसमें गहराई थी। नेहा जी, मैं शादी किसी मजबूरी से नहीं, साथ निभाने की सच्ची इच्छा से करना चाहता हूँ। आपकी यह बात मेरे लिए किसी दहेज से कम नहीं। दूसरे छोर पर नेहा मुस्कुरा रही थी। शायद किसी पुराने जर्जर मकान की नींव पर एक बहुत मजबूत रिश्ता बनाने जा रहा था, जहां ईंटें नहीं, विश्वास जुड़ने वाला था।